हेलो डियर स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है। और आपको इसी चैप्टर के नोट सीरीज़ वीडियोस देखने हो तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो आई बटन होता है उसको भी आप क्लिक कर सकते हैं, तो वहाँ भी आपको क्लास 10 ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप अपने मतलब की वीडियोज़ देख सकते हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने स्टडी किया था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनका थ्री फोल्ड इंटरेक्शन में हमने देखा था ह्यूमन बींग्स का उनके नेचर से। और ये भी हमने जाना कि रिसोर्सेज आर नॉट फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, बल्कि दीज आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ आपको फर्स्ट ट्यूटोरियल पार्ट में, क्योंकि ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर ग्रेट रिसोर्स, और यही रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्सेज को रिसोर्स में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। और इस ट्यूटोरियल पार्ट में हम पढ़ेंगे डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। और इस ट्यूटोरियल पार्ट में हम सिर्फ ए, बी एंड सी, ये ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी एंड ओनरशिप, इनको स्टडी करेंगे। और थर्ड पार्ट में हम डी को स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये टॉपिक पे चलते हैं। ये डायग्राम ही हमने पिछली बार स्टडी किया था पिछले ट्यूटोरियल पार्ट में, और यहाँ से हमारा आज का ट्यूटोरियल पार्ट शुरू होता है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज के प्रकार। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी रिसोर्सेज की शुरुआत कहाँ से होती, कहाँ से वो हमको इन द बिगिनिंग फ्रॉम नेचर कहाँ से हमको मिलते हैं। तो सबसे पहले बायोटिक रिसोर्सेज, यानी बायोटिक रिसोर्सेज का मतलब कि जो रिसोर्सेज हमें लिविंग वर्ल्ड से मिलते हैं, यानी जो भी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है उसे हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और इस बायोस्फीयर में हमको लिविंग वर्ल्ड मिलता है, चाहे वो वाटरी पार्ट हो यानी कि हाइड्रोस्फीयर, चाहे वो लैंड का पार्ट हो यानी लिथोस्फीयर, चाहे एयर हो यानी एटमॉस्फेयर। इन सब में दौड़ती है बायोस्फीयर। दैट इज वेरेवर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज देयर इज बायोस्फीयर। दैट इज व्हाई इट इज रिटन हियर दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, यानी जीव जगत से हमें प्राप्त होते हैं। और बायोस्फीयर में लाइफ होती है, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, फ्लोरा एंड फाउना है, मतलब वनस्पतियाँ हैं, एनिमल्स हैं, फिशरीज हैं, लाइव स्टॉक है, यहाँ तक कि हम इसमें मिनरल्स को भी शामिल कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को हम शामिल कर सकते हैं इसमें, और भी जो ऑर्गेनिक मटेरियल हम इसमें शामिल कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि डीप ओशन से लेके और एयर में पक्षी उड़ते हुए आपको मिलते हैं। तो इसलिए बायोस्फीयर डीप अंडरग्राउंड से लेके एटमॉस्फेयर में ऊपर तक जाती है, जहाँ तक लाइफ सपोर्ट मिल सकता है। और आप जानते हैं ये डिपेंड करता है ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स। तो ये हो गया बायोटिक रिसोर्सेज, मीन्स जो हमें लिविंग वर्ल्ड से मिलते हैं यानी बायोस्फीयर से। दूसरा है अबायोटिक रिसोर्सेज, जस्ट इसका अपोजिट। इसलिए आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी अगर बायोटिक रिसोर्सेज और बायोटिक रिसोर्सेज में डिफरेंस पूछा जाए तो। और सबसे बेसिक डिफरेंस ये होगा कि अबायोटिक रिसोर्सेज मीन्स ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स का जो भी, यानी दो डिवीजन कर दीजिए, लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स। तो नॉन लिविंग्स का पार्ट आ जाएगा अबायोटिक रिसोर्सेज में, जैसे कि रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, लैंड है, वाटर है, ये सब अबायोटिक रिसोर्सेज में ही आएंगे। और जब भी आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो कम से कम अगर वो 3 मार्क्स का है तो 3 डिफरेंस आप जरूर लिखिए। तो लिविंग वर्ल्ड, नॉन लिविंग वर्ल्ड, एग्जाम्पल्स दे दीजिए, इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट लिखना, दे हैव लाइफ, दे डोंट हैव लाइफ, हो गया। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब ही होता है कि क्या कोई चीज़ समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सीधी सी बात है, रिन्यूएबल का मतलब है जो दोबारा नए किए जा सकें। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज आते हैं जो रीजनेबल टाइम फ्रेम में दोबारा हमें प्राप्त हो जाते हैं। जैसे द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाई फिजिकल, तो चाहे फिजिकल प्रोसेस हो, चाहे केमिकल प्रोसेस हो, चाहे मैकेनिकल प्रोसेस हो, ये हमें दोबारा प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इनको रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल भी कहा जाता है, मतलब जिनकी पूर्ति हमें दोबारा मिल जाए, जिनकी सप्लाई हमें दोबारा मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल सोलर है, विंड है, एनर्जी है, वाटर है। वाटर का तो बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखिए रेनी सीजन होता है तो वाटर जो है नीचे पर्कुलेट करके जाता है, अंडरग्राउंड वाटर अच्छा खासा तैयार हो जाता है। और गर्मी में हम जो उसे अच्छा खासा यूज़ करते हैं तो वो अंडरग्राउंड वाटर काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन बरसात के मौसम में फिर वो रिन्यू हो जाता है, फिर से वो भर जाता है। जैसे टंकी आपकी है, खाली होती रहती है, आप उसे भरते रहते हो। फॉरेस्ट है, आप पेड़ काटते हो, लगा दीजिए, फिर से तैयार हो जाएंगे। वाइल्ड लाइफ है, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर भी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस ऑफ फ्लो। तो कंटिन्यूअस ऑफ फ्लो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं वो हमने पिछले डायग्राम में देखा था। हम एक बार फिर से डायग्राम को देख लेते हैं। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज की 2 कैटेगरी है जो भी हमने पढ़ा था कि विंड है, वाटर है, कंटिन्यूअस हमें बराबर मिलते रहते हैं, हवाएं चलती रहती हैं, पानी हमें अवेलेबल होता रहता है। और बायोलॉजिकल में वेजिटेशन, नेचुरल और वाइल्ड लाइफ,
तो ये भी रिप्रोड्यूस होते रहते हैं और साथ में वनस्पति जगत भी हमको बराबर मिलता रहता है, पेड़ पौधे, घास, पत्तियाँ, तो ये सब रिन्यूएबल है। और देखते हैं क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमें टेक्स्ट मैटर के अनुसार ही चलना होता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक इसका अपोजिट, किसका अपोजिट? रिन्यूएबल रिसोर्सेज का अपोजिट, जो रिन्यू ना हो सके। अब ऐसा नहीं कि रिन्यू नहीं हो पाएंगे, लेकिन इट टेक्स अ लॉन्ग 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 टाइम, तो दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। तो जियोलॉजिकल टाइम तो आपने पढ़ा होगा, जियोलॉजिकल टाइम क्या होता है, किस प्रकार से अर्थ लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स अगो कहते हैं कि फॉर्म होना शुरू हुई थी। तो जो भी टाइम अभी तक बीता है उसे जियोलॉजिकल टाइम में डिवाइड किया गया है। मेजर 4 डिविजन्स हैं, यानी पृथ्वी के जन्म से लेके अभी तक जो भी समय बीता है उसको नापने का एक तरीका है जो जियोलॉजिस्ट अपनाते हैं। और अगर एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करें कि मान लीजिए कि एक साल, मतलब पूरा का पूरा जो 4.6 बिलियन ईयर्स है उसको हम 1 साल में कन्वर्ट कर दें, तो 1 जनवरी को मान लीजिए अर्थ फॉर्म होती है, तो समझ लीजिए फरवरी तो ऐसे ही चला जाएगा, कहीं मार्च में जाके पहले जो प्रिमिटिव लाइफ हमें देखने को मिलेगी। और अगर आप देखें कि मानव कब आया इस पे, तो होमो सेपियंस को आप मानिए कि ये दिसंबर में लास्ट में, यानी अगर मान लीजिए कि 1 साल पूरा होते होते, यानी दूसरे साल की जो पहली जनवरी आने वाली है उसके जस्ट पहले 12 मिनट पहले लगभग मनुष्य आया, रात के 12 बजे से पहले 31 दिसंबर की रात के 12 बजे से 12 मिनट लगभग पहले। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 4.6 बिलियन ईयर्स के टाइम में हम कब आए, नए हैं, और फिर भी हमारा कितना पुराना इतिहास है। तो टाइम स्केल है जियोलॉजिकल, तो बहुत टाइम लगता है इनको फॉर्म होने में। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल्स, इसमें मिनरल्स हैं और फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये सब एग्जांपल्स हैं ऐसे रिसोर्सेज के जो बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों साल लगते हैं इन देयर फॉर्मेशन। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइक्लेबल, हाँ इसमें से जैसे कुछ रिसोर्सेज है जैसे मेटल्स हैं तो ये रिसाइक्लेबल हैं, मतलब हम उनको यूज़ करके दोबारा उनको यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो फॉसिल फ्यूल्स एट्सेट्रा हैं उनको तो हम रिसाइकल नहीं कर सकते। मान लीजिए पेट्रोल एक बार जल गया, लकड़ी एक बार जल गई, तो हम उसको दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते उसी फॉर्म में। जबकि मेटल है आप उसको गला के दोबारा रीयूज़ कर सकते हो। तो ये हो गए रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड, and these are non-renewable resources which cannot be renewed because they take millions of years to renew. That is why we have put them under the category of non-renewable resources. और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अगर इनसे रिलेटेड आपको पॉइंट्स चाहिए, नोट्स चाहिए, तो हमारी नोट सीरीज वीडियोस आप देखिए। नाउ लेट्स कम टू ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो रिसोर्सेज का मालिक कौन है, इसके आधार पर हम डिवीजन करेंगे। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, सीधी सी बात है, इसको पढ़ते ही पता चल जा रहा है कि कोई एक व्यक्ति रिसोर्सेज का मालिक होगा। दीज आर आल्सो ओन प्राइवेटली, तो इसे इंडिविजुअल्स प्राइवेटली ओन करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे मान लीजिए घर है आपका और आपने खुद बनवाया हुआ है, तो यू ओन दिस हाउस, इट इज़ योर प्राइवेट हाउस, नॉट पब्लिक हाउस। मैनी फार्मर्स ओन लैंड, तो देखिए किसानों की ज़मीनें होती हैं, एग्जाम्पल्स हैं। विच इज़ अलॉटेड टू देम बाई गवर्नमेंट, जो सरकार उन्हें अलॉट करती है अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि जो भी लैंड है उस पर सरकार एक टैक्स लेती है, तो वो रेवेन्यू आप गवर्नमेंट को देते रहिए तो ज़मीन आपकी होगी। इन द विलेजेस देयर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप, गाँव में लैंड ओनरशिप होती है लोगों की। बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनकी ज़मीनें बिल्कुल नहीं है। तो जिनके पास लैंड है, तो लैंड एक रिसोर्स है, तो उसकी ओनरशिप है उन लोगों के पास। जिनके पास नहीं है, ये ओनरशिप इंडिविजुअल लैंड की नहीं है। अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, अब जैसे शहरों में क्या होता है, शहरों में लोगों के पास ज़मीन के टुकड़े होते हैं, घर होते हैं, और भी प्रॉपर्टी होती है, प्लांटेशन है, पॉस्चर लैंड्स है, पॉन्ड्स है, वाटर इन वेल्स है, मतलब जो कुछ भी इस इन्वायरमेंट में आपका खुद का है, आप कह सकते हो कि मेरा अपना नाम, यानी मेरे नाम पे दर्ज है, आई एम द ओनर, वो है इंडिविजुअल रिसोर्स। आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप बाय इंडिविजुअल्स। मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन बाई योर हाउस होल्ड, तो आप लिस्ट बनाइए कि आपके घर और घर में रहने वाले लोगों के कौन कौन से रिसोर्सेज उनके खुद के हैं। मान लीजिए बाज़ार से एक पपी लेके आते हैं खरीद के, उसे पालते पोसते हैं, या आपने एक्वेरियम बनाया हुआ है, उसमें मछलियाँ आपने डाली हुई हैं, तो अगर ये आपकी हैं तो आपके इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहलाएंगे। जो कुछ भी काम का है वही तो रिसोर्स है। कोई ज़रूरी नहीं कि वो फिजिकली हो, आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन दे रहा है तो भी वो रिसोर्स ही होगा। तो ये हो गया भाई, कोई एक व्यक्ति या कोई एक ग्रुप इसका मालिक हो सकता है, मतलब इंडिविजुअल ओनरशिप हो गई। जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं अगर वो गवर्नमेंट स्कूल है तो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, लेकिन अगर वो प्राइवेट स्कूल है तो उस प्राइवेट स्कूल का एक व्यक्ति मालिक हो सकता है 2-4 लोग मिलकर उस स्कूल को खोले हों, तो भी वो इंडिविजुअल ओनरशिप में आएगा, इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाएगा। आगे चलते हैं, कम्युनिटी रिसोर्स, समुदाय, यानी अब इंडिविजुअल खत्म हो गया, बल्कि कुछ लोगों का
जो समुदाय है उन सब की वो संपत्ति होगी। देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। तो किसी समुदाय में रहने वाले, आप समझ सकते हैं सोसाइटी में रहने वाले लोगों को ये रिसोर्सेज एक्सेसिबल होते हैं, मतलब उनकी पहुंच होती है, वो उसको यूज़ कर सकते हैं। विलेज कॉमन, जैसे मान लीजिए गाँव में हमने देखा था कि लैंड है, मान लीजिए आपकी 4 बीघा ज़मीन है, आपके नाम है, आपके पिताजी के नाम है, कुछ भी हो, तो ये इंडिविजुअल ओनरशिप में आ जाएगा। लेकिन वहीं पे ग्राम सभा की ज़मीन होती है जो गांव की होती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, तो वो कॉमन ओनरशिप में आ जाएगी, कम्युनिटी ओनरशिप में आ जाएगी। मतलब इसे गांव के सभी लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि किसी एक की नहीं है। विलेज कॉमन्स ग्रेजिंग ग्राउंड्स, जैसे जो चरागाह होते हैं, बरियल ग्राउंड्स हैं, मतलब दफनाने की जो जगह होती है, सिमेट्री वगैरह में आप जानते हो, तो वो किसी एक की तो होती नहीं है। और साथ ही साथ विलेज पॉन्ड्स हैं, तो गाँव में जो बड़े बड़े तालाब होते हैं, अब आपने खुद अपने सामने कोई तालाब बनाया हुआ है, कुआं बनाया हुआ है, तो वो तो इंडिविजुअल में चला जाएगा। लेकिन मान लीजिए गांव में तालाब है बड़ा सा, उसमें सारे गांव के जानवर आके पानी पी सकते हैं, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है अपने पर्पज़ के लिए, तो वो कम्युनिटी रिसोर्स में आएगा। पब्लिक पार्क्स हैं शहरों में, पिकनिक स्पॉट्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, अर्बन एरियाज़ आर डी फैक्टो एक्सेसिबल। डी फैक्टो मतलब होता है एक्चुअली, मतलब ये सारी चीज़ें अपने आप ही खुद ही समझ में आ जाती हैं कि दीज आर नॉट ओन्ड बाई एनी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी इसका यूज जो भी लोग रहते हैं वो कर सकते हैं। और आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, आप अपने घर के अलावा किसी घर के सामने खेलने जाएंगे तो मना कर सकता है, लेकिन खुले ग्राउंड में जाएंगे तो कोई मना नहीं करेगा। दिल्ली में रहने वाले देखिए, जो न्यू दिल्ली में रहते हैं, कितने बाग्स बड़े बड़े बने हुए हैं, वो जाके उसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए। अगर टिकट लगता है तो उन्हें टिकट लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने पढ़ लिए यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन वाइटिक रिसोर्सेज विच वी रिसीव फ्रॉम द लिविंग वर्ल्ड। और हाँ, बायोस्फीयर जो मैंने बताया था, बायोस्फीयर में जो भी जीव जगत है उनका आपस में रिलेशनशिप भी शामिल होता है। आपने फूड वेब जरूर पढ़ी होगी, है कि नहीं है? आप देखिए फूड वेब जो है ये एक बायोस्फीयर में, इसका एग्जाम्पल है जो मैंने आपको अभी बताया। तो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनता है, वो इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है इस फूड वेब की वजह से। कोई भी रिलेशनशिप की कड़ी अगर हम तोड़ते हैं, और आज वही हो रहा है इन्वायरमेंट में, अगर हम जंगलों को काटते चले जाएंगे तो निश्चित है कि जंगलों के काटने से जो ऑक्सीजन के लेवल पर असर पड़ेगा, पर्यावरण पर असर पड़ेगा, पॉल्यूशन क्रिएट होगा, जो पक्षी रहते हैं उन पर असर पड़ेगा, क्योंकि सब कनेक्टेड हैं, इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि इंटरडिपेंडेंट हैं। तो इसलिए हमेशा हमें ख्याल रखना चाहिए अपने पर्यावरण का। एबायोटिक रिसोर्सेज हमने पढ़ा है विच आर रिसीव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, और फिर हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़े विच कैन बी रिन्यूड, और दूसरा हमने पढ़ा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और इंडिविजुअल और कम्युनिटी रिसोर्सेज जो हमने पढ़े वो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप थे, कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज का प्राइवेट ओनरशिप होता है, जबकि कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज का कॉमन ओनरशिप होता है। वो विलेज हो सकता है, वो शहर हो सकता है, वहाँ के रहने वाले लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। देखिए साफ पता चल रहा है कि किसी राष्ट्र की संपत्ति है तो नेशनल रिसोर्सेज, और जिसका यूज एक से ज़्यादा देश कर सकते हैं तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज में लिखा है टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। जी हाँ, आप अगर इंडिया में रहते हो, आपका चाहे जितना बड़ा घर हो, चाहे आप जितनी भी बड़ी अचल संपत्ति के मालिक हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हो आपकी, लेकिन वास्तव में 100% आपकी ओनरशिप में वो चीज़ें नहीं है, वो राष्ट्र की संपत्ति है, एक नेशन की संपत्ति है। अगर सरकार को लगता है कि कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट वहाँ से निकालना है तो आपके घर को वहाँ से तोड़ भी सकता है, आपको मुआवजा दे देगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो अल्टीमेटली इट इज़ नॉट आवर प्रॉपर्टी, इट इज़ नेशंस प्रॉपर्टी। और देखिए लिखा भी है द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली सरकार के पास ये पावर है टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकती है, यानी डेवलपमेंटल यूज़ के लिए उसको यूज़ कर सकती है। जो भी हमने यहाँ पढ़ा था कि जो इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं इनको भी एक्वायर कर सकती है। यू माइट हैव सीन रोड्स, आपने रोड्स देखी हैं, कैनाल्स देखी हैं, रेलवेज देखी हैं, जो कि इन पे वर्क चलता रहता है। यानी कहने का मतलब है कोई सड़क जा रही है और किसी किसान का खेत, यानी कई किसानों का खेत उसमें रास्ते में आ रहे हैं, तो वो एक्वायर कर लेगी गवर्नमेंट, आपको मुआवजा दे देगी, कंपनसेशन आपको दे दीजिएगी। तो इंडिविजुअल ओनरशिप के रिसोर्सेज को भी गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। तो जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, तो जो भी मिनरल्स हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नदी हो चाहे वो तालाब हो, जंगल है, वाइल्ड लाइफ है, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, यानी किसी देश की जो पॉलिटिकल बाउंड्री होती है, यानी जहाँ तक उसके लॉज लागू होते हैं, उसकी सॉवरेंटी है। और यही नहीं, लैंड एरिया की ही बात नहीं है, बल्कि ओशनिक एरिया जो कि 12 नॉटिकल माइल्स तक का हो सकता है,
यानी 22.2 किलोमीटर, और ये ओशनिक डिस्टेंस नापने के लिए यूज़ किया जाता है नॉटिकल माइल्स। इसको मैं भी आपको अलग से समझा दूंगा। तो किसी भी देश की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी है वो उस नेशन का है, और उसके अंदर जो भी रिसोर्सेज वो भी उस नेशन का, उस राष्ट्र की संपत्ति मानी जाएगी। यानी अगर मान लीजिए पॉलिटिकल बाउंड्री है तो इसके अंदर इसके ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वो, इससे लगा हुआ सटा हुआ जो ओशनिक एरिया है वो, और जो लैंड एरिया है वो तो होगा ही। तो जो कुछ भी इसमें पाया जाएगा, जो भी रिसोर्सेज होंगे वो किसकी ओनरशिप में जाएंगे? वो उस नेशन की ओनरशिप में जाएंगे। तो किसी भी राष्ट्र में, चाहे वो इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, चाहे वो प्रॉपर्टी कम्युनिटी ओनरशिप की हो, अगर वो राष्ट्र के जो राजनीतिक यानी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंतर्गत है, जहाँ तक उसकी सॉवरेंटी है, वो सब उस राष्ट्र का माना जाएगा। और समुद्र में लगभग 12 नॉटिकल माइल्स तक, यानी जहाँ पे आपका लैंड एरिया खत्म होता है वहाँ से लेके समुद्र में लगभग 22.2 किलोमीटर तक का एरिया भी उस देश का ही माना जाएगा, उसकी सॉवरेंटी में आएगा। वहाँ पर उसके लॉज लागू होंगे। फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर, तो इसको भी हम समझेंगे टेरिटोरियल वाटर्स क्या होते हैं। तो नेशन का होता है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, देखिए बहुत ईजी है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो राष्ट्र का नहीं है किसी एक, कई राष्ट्र यूज़ कर सकते हैं, वह है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। तो कुछ रिसोर्सेज दुनिया में ऐसे हैं वर्ल्ड में जिन्हें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट करते हैं, यानी इंटरनेशनल लॉज के तहत उनका यूज़ होता है। देखिए इसमें आपको अगर मैं कहूँ कि कोई एक संस्था बताइए इंटरनेशनल लेवल पे, तो आप कहेंगे दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है वो है UNO। तो जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लॉज हैं जो गवर्न करते हैं द एक ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। तो देखिए हमने यहाँ 12 नॉटिकल माइल्स पढ़ा और यहाँ पे हम 200 नॉटिकल माइल्स पढ़ रहे हैं। तो 1200 नॉटिकल माइल्स तक का जो इलाका होता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है किसी भी नेशन का। इंडिया का भी 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है ओशन में, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता है। तो इसके बाद का जो एरिया होगा सी में, समुद्र में, वो ओपन सी का एरिया होगा, यानी बिलोंग टू ओपन सी। अब कोई एक राष्ट्र उस पर दावा नहीं कर सकता कि ये मेरा ही है, दीज विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। और अगर उसे अपना दावा करना है, क्लेम करना है, तो उसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की रजामंदी लेनी पड़ेगी, मतलब वो एग्री करें आपकी बात से, देन इट विल बी कॉल्ड कंकरेंस ऑफ दीज इंस्टीट्यूशनल एस्टेब्लिशमेंट्स फॉर इंटरनेशनल रेगुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हमने नेशनल रिसोर्सेज पढ़ लिए, मीन्स कि किसी भी देश की जो पॉलिटिकल बाउंड्री होती है उसके अंतर्गत जो कुछ भी पाया जाता है उस नेशन का होता है, चाहे वो प्राइवेट ओनरशिप में ही क्यों ना हो। इंटरनेशनल रिसोर्सेज में हमने पढ़ा कि किसी देश की पॉलिटिकल बाउंड्री को छोड़कर और ओशन में भी कुछ इलाका छोड़कर जो बाकी बचता है वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आएगा। यानी इंडियन पॉलिटिकल बाउंड्री और लगभग 200 नॉटिकल माइल्स समुद्र की दूरी तक भारत के सॉवरेन लॉज लागू होते हैं। हालांकि ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसमें छूट होती है, लेकिन फिर भी है तो वो इंडिया का ही। तो इसी तरह और भी देश हैं, तो इसलिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को छोड़कर जो सी का इलाका है वो आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज के तहत। यानी नॉर्मली इट इज़ रिलेटिंग टू ओशनिक रिसोर्सेज, नॉट लैंड एरिया ऑफ ए कंट्री, बट सी, वो भी ओपन सी का जो एरिया होता है वहाँ पे हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज को, ये कंसेप्ट को लागू करेंगे। अब आइए थोड़ा समझ लेते हैं जो नॉटिकल माइल वाला जो झंझट इसमें है उसे, और ये जो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसे हम अगले पार्ट में समझेंगे। तो आइए हम समझ लेते हैं कि वास्तव में ये है क्या। जैसे मान लीजिए ये लैंड एरिया है ऐसे करके और ये समुद्र में चला गया है, ठीक है। मान लेते हैं थोड़ा कटा फटा भी इस टाइप से, तो ये देखिए पानी है यहाँ पे भरा हुआ है पूरा पूरा, ये पानी हो गया इस प्रकार से, ठीक है, ये पानी हो गया। तो लैंड से सटा हुआ जो भी वाटरी पार्ट होगा थोड़ा नज़दीक, तो वहाँ पर एक बेस लाइन खींची जाती है। ये आ गई बेस लाइन, दिस इज़ बेस लाइन। और ये जो थोड़ा बहुत वाटर आपको दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा इनलैंड वाटर, ठीक है। यानी हम ये मान लेंगे कि ये भारत का ही लैंड एरिया से सटा हुआ वाटरी पार्ट है। और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है जो चली गई है, यानी जो पृथ्वी है, जो प्लेट्स हैं डिफरेंट, उनका पार्ट है जो नीचे तक चला गया है और बाद में फिर ये ख़त्म हो जाता है। इस बेस लाइन से लेकर लगभग एक आप यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस ले सकते हैं, 12 नॉटिकल माइल। तो ये 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो डिस्टेंस है ये है टेरिटोरियल सी, यानी कि टेरिटोरियल वाटर वाला पार्ट किसी भी देश का। मान लेते हैं हम इंडिया की एग्जांपल को हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक तो जो जोन है इकोनॉमिक जोन, वहाँ पे इंडिया के सॉवरेन लॉज लागू होंगे।
और बिना इजाज़त के कोई भी यहाँ पर जहाज़ या कोई नेविगेशन नहीं हो सकता जब तक कि स्पेशल परमिशंस ना दी जाएं। इसके बाद इसी बेस लाइन से आप जाइए यहाँ और यहाँ लिख दीजिए 200 नॉटिकल माइल। तो ये जो जोन बनेगा यानी यहाँ से लेके बेस लाइन से लेके यहाँ तक यानी 12 नॉटिकल माइल्स आप 200 में घटा दीजिए तो हम ये कह सकते हैं कि 12 नॉटिकल माइल से लेके लगभग 188 नॉटिकल माइल आप जोड़ दीजिए 12 नॉटिकल माइल में, तो आपको 200 नॉटिकल माइल्स मिल जाएगा। तो बेस लाइन से लेके 12 नॉटिकल माइल्स और इसी बेस लाइन से लेके इस 12 नॉटिकल माइल्स को इंक्लूड करते हुए 200 नॉटिकल माइल्स तक जो लाइन हमने यहाँ खींची हुई है, ये है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसमें से यहाँ तक तो आपका कंप्लीट कंट्रोल है। लेकिन ये जो एरिया है इसमें मैं बल्कि आपको ये बता देता हूँ कि ये जो हमारा टेरिटोरियल वाटरी पार्ट है, टेरिटोरियल सी पार्ट है, तो यहाँ पर ये देश यानी जिसका ये टेरिटोरियल सी पार्ट है एक्सप्लोरेशन करने के लिए स्वतंत्र है, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ कंजर्वेशन भी करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉज ऑफ द सी। तो सारी रिसोर्सेज को मैनेज करना, कंजर्व करना, उनको यूज़ करना, एक्सप्लोर करना, वो सब इस देश का अधिकार होता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसकी जो पॉलिटिकल बाउंड्री है वो यहाँ तक है। इसके बाद जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल्स तो है ही है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक, हालांकि यहाँ पे कंटिन्यूस 12 नॉटिकल माइल्स हम और जोड़ सकते हैं जो कि कंटिन्यूस जोन कहलाता है, लेकिन उसको कंफ्यूज करने के लिए मैं यहाँ यूज़ नहीं कर रहा हूँ। 12 नॉटिकल माइल के अलावा 200 नॉटिकल माइल तक का जो इलाका है, यहाँ पर क्या होगा कि अदर स्टेट्स का भी नेविगेशन हो सकता है, जहाज उनके भी यहाँ पे आ सकते हैं, पाइपलाइन बिछाई जा सकती है, केबल्स बिछाई जा सकती है, एक्सपेरिमेंट्स के लिए वर्क किया जा सकता है। हाँ, फॉर पीसफुल पर्पजेज, यानी इस देश को खतरा नहीं होना चाहिए, उस प्रकार का नेविगेशन यहाँ पे अलाउड है। और यहाँ का जो ऊपर का जो एयरी पार्ट है, एटमॉस्फेयर, ये भी फ्री स्पेस माना जाएगा, यानी यहाँ पे एरोप्लेन आ जा सकते हैं। हाँ, यहाँ पर फ्री नहीं है, इस देश के लॉज लागू होते हैं। तो इस तरह से इसके बाद का जो इलाका पड़ता है, यानी इसके बाद का जो भी इलाका होगा आपका, वो सब का सब हाई सी का इलाका कहलाएगा, यानी इट इज़ इंटरनेशनल रिसोर्स एरिया, जो हम ऊपर पढ़ रहे थे अभी। तो कुल मिला के आप 200 नॉटिकल माइल तक का ये जो इलाका है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप कह सकते हो कि उस देश के यूसेज में आता है विद सम टर्म्स एंड कंडीशंस, कहीं पे ज़्यादा अधिकार है, कहीं पे कम है। और इसके बाद का इलाका टोटली इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। इसमें आप चाइना का केस ले सकते हैं, किस प्रकार से वो साउथ चाइना सी पे क्लेम कर रहा है, वहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। तो इंडिया अगर चाहे तो यहाँ बना सकता है आर्टिफिशियल आइलैंड, लेकिन यहाँ पे नहीं। और अभी हमने पढ़ा था कि कौन गवर्न करता है इनको, तो यूएनओ गवर्न करता है लॉज ऑफ द सीज़ के तहत, यानी जो समुद्र के जो नियम हैं, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसे हम लॉ ऑफ द सी भी कहते हैं, यानी UNCLOS, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द लॉज ऑफ द सी, यानी यूनाइटेड नेशंस के क्या नियम है समुद्र के यूसेज के, विच डिफाइंस द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द नेशंस यूजिंग सी नेविगेशन और यूजिंग इट्स मरीन रिसोर्सेज। और इंडिया का जो 200 नॉटिकल माइल्स तक का जोन है, जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं, तो इसे भारत सरकार ने पिटिशन डाली हुई है कि इसे बढ़ा दिया जाए और 350 नॉटिकल माइल्स तक कर दिया जाए, क्योंकि इंडिया इज़ ए ग्रेटर कंट्री विद अ ग्रेट पॉपुलेशन एंड कैन क्लेम एक्सटेंशन ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। और जितने भी देश हैं उसमें 18वें नंबर पे आता है अगर हम लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें, 18th लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जो कि अगर 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया हम नापें तो उसमें दूसरे देश आ जाएंगे, तो उनको भी लॉज ऑफ द सी के तहत या तो आपस में मामला सुलझा लिया जाता है, इंटरनेशनली सुलझाने की कोशिश की जाती है, तो ओवरलैपिंग में भी डिफरेंट तरीके अपनाकर उनको सुलझाया जाता है। तो अब आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्लियर हो गया होगा, नेशनल इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्लियर हो गया होगा, और किस प्रकार से सी नेविगेशन, सी एक्सप्लोरेशन, सी एक्सप्लोइटेशन ऑफ मैरीन रिसोर्सेज होता है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ ही ट्यूटोरियल पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर वीडियो ट्यूटोरियल। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।